हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तरंग के बारे में, यानी वेव के बारे में। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग, सभी लोग लगभग तरंग के बारे में कुछ ना कुछ पढ़े होंगे या बहुत कुछ जानते होंगे। एक्चुअल में होता क्या है ना, जो तरंग 90% लड़के पढ़ते हैं वो तरंग को फील ही नहीं कर पाते हैं कि तरंग है क्या। आप पढ़ लेते हैं कि पानी का लहर बनता है, उसको तरंग कहते हैं। इस तरह नहीं, तरंग को फील करना बहुत जरूरी है। फिर जो भी क्वेश्चन पूछता है ना, वो सब आप आसानी से कर सकते हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम में पूछा, बहुत सारा। अगर आप प्रीवियस ईयर कोई बुक उठा के देखिएगा तब कहिएगा कि हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में बेसिक वेव के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे तरंग क्या है, तरंग के प्रकार बता देंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, यांत्रिक तरंग, फिर बताएंगे कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य किसे कहते हैं, उसका क्या क्या खासियत है बताएंगे। और जो आपको बताया कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको मेनली एक और वीडियो में हम पढ़ेंगे, जिसमें हर एक वेव का क्या होगा जानकारी होगा। जैसे आपने रेडियो वेव का यूज पढ़ना, इंफ्रारेड का पढ़ना है, ये सारा एक और वीडियो में पढ़ेंगे। तो कुछ एनिमेशंस के सहारे हम वेव को आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक, डेफिनेटली आपको आज के बाद वेव में दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो लास्ट में, अभी नहीं। देखिए, वेव क्या है, तो हमने एक डेफिनेशन इंग्लिश में लिख रखा है। आप जानते होंगे कि लहर, सुने होंगे कि जो कोई मान लीजिए शांत पानी है, ठीक, उसमें एक पत्थर कोई फेंक दे तो उस पर ऐसे 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 करके क्या बनने लगती है, लहर बनने लगती है, गोल गोल करके देखे होंगे आप ऐसे। उसी को वेव कहते हैं। एक्चुअल में वेव है क्या, हम बताते हैं। देखिए, वेव का हमने यहाँ एक डेफिनेशन लिखा है कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच इज ट्रांसफर एनर्जी टू वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विदाउट ट्रांसफर मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो वेव है ना, कुछ नहीं है, यह एक क्या है, डिस्टर्बेंस है। और इसमें होता क्या है, इट इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रांसफर एनर्जी, जो क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरे जगह किसी एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और विदाउट ट्रांसफरिंग मतलब बिना मास के ट्रांसफर किया। देखिए, इस चीज को हिंदी में आप जानते होंगे कि अगर हिंदी में हम बेसिक डेफिनेशन लिखे सबसे ज्यादा, तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, विक्षोभ यानी जिसको हम डिस्टर्बेंस कहते हैं, विक्षोभ जिसको इंग्लिश में क्या कहता है, डिस्टर्बेंस कहा जाता है। डिस्टर्बेंस क्या कहलाता है भाई, वेव कहलाता है। क्या कहलाता है, वेव कहलाता है। यानी कोई मीडियम है, उसमें आपने अगर डिस्टर्बेंस ला दिया तो क्या है, वेव है। जैसे देखिए, हम समझाते हैं। ये चीज समझाने से पहले आप एक, हम वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से आप देखिए। ठीक, तो चलिए, आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक भाई स्प्रिंग है, स्प्रिंग कहिए या स्लिंकी कहिए, राउंड आउट करके ऐसे एक स्लिंकी बना हुआ, स्लिंकी है, ठीक, स्लिंकी एक यहाँ एक बंधा हुआ है, ठीक। और एक आदमी इसको हाथ से ऐसे करके, मान लीजिए इधर से हाथ से ऐसे करके क्या करता है, झटक रहा है, ऐसे करके झटक रहा है। तो आप देख रहे हैं कि स्लिंकी क्या होगा, मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ आया, और यहाँ आप देखेंगे कि कुछ ऐसे 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 हो गया। यही ना आपने देखने को मिला। फिर यही जो चीज़ है, फिर कुछ देर बाद यहाँ होगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ होगा, फिर कुछ देर बाद, कुछ देर बाद होते होते यहाँ तक जाएगा। या यूँ कहिए, आपने एक रस्सी लेना है, ठीक, आपको एक रस्सी लेना है। रस्सी आप देखोगे किसी पोल में बांध दीजिए, आप उसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कीजिएगा ना, टाइट करके, तो कुछ ऐसे 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 करके वहाँ तक चला जाएगा। जैसे हमने ये स्लिंकी में आपको एक क्लिप में दिखाया कि कोई आदमी यहाँ से हिला रहा था, तो यहाँ से उठना शुरू हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर उठना शुरू हुआ। यानी हर एक पॉइंट क्या हुआ, ऊपर उठा, डाउन हुआ, ऊपर उठा, डाउन हुआ, और वो कहाँ तक चला आया है, यहाँ तक चला आया है। तो एक बात बताइए, हमने क्या किया, इसको उठाने, इस तरह झटकने में क्या लगा, एनर्जी लगाया। और एनर्जी लगाने से इस मीडियम में क्या हुआ, यहाँ डिस्टर्बेंस हुआ, और ये डिस्टर्बेंस यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आया। तो हमने देख रहे हैं कि डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी हमने यहाँ दिया, वो एनर्जी चलते चलते कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। अच्छा, एक बात बताइए, तो वही लिखा गया है कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस, मतलब वेव कोई क्या है, विक्षोभ, डिस्टर्बेंस है, जो ट्रांसफर एनर्जी को क्या करता है भाई, ट्रांसफर करता है। हमने एनर्जी यहाँ लगाया था, और पहले यहाँ का जो आपका स्लिंकी है ऊपर गया, फिर यहाँ का गया, फिर ये नीचे आएगा। आप देखोगे ना, इस तरह कोई तार को इस तरह कर दीजिए, तो यहाँ से उठते उठते ऐसे, मतलब उठते हुए ऐसे जाएगा। एक बार हर एक पॉइंट का उठेगा, फिर डाउन होगा, उठेगा, डाउन होगा, उठेगा, डाउन होगा। तो एक बात बताइए, हम यहाँ लिखे विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास, मास इसमें ट्रांसफर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ ना, कोई आपने ये देखा, नोटिस किया, ऐसा नहीं हुआ कि तार आप यहाँ का हिलाए हैं
तो वो तार यहाँ तक नहीं आया है ना। मास जो मतलब ये जो यहाँ के ये ऊपर उठा है वो वहीं का वहीं है। हो सकता है कि कुछ उसमें बिछोह हुआ, थोड़ा सा वो इधर उधर हुआ है थोड़ा सा, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यानी ये नहीं है कि यहाँ का जो स्प्रिंग है या स्लिंग के यहाँ उठ के नहीं आया, चाहे यहाँ नहीं आया, वो जो है वहीं है। तो यही कहा गया है कि जो वेव होता है ना एक्चुअल में डिस्टर्बेंस है। क्या करता है वेव? आप ही कहिए कि एनर्जी क्या करता है? ट्रांसफर। एक और बात देखिए, शांत जल है, ठीक, शांत जल है, उसमें आपने एक पत्थर मार दिया, तो पत्थर मारने से क्या होता है? वेव उत्पन्न होता है। अब वो वेव कैसे होता है? तो आपने देखा होगा कि इस टाइप का कुछ बनता है। मान लीजिए आप पत्थर मारे हैं तो ऐसे 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 गोल गोल करके क्या होता है? फैलने लगता है। अच्छा एक बात बताइए, आप गेस किए होंगे, एक बात देखे होंगे कि क्या होता है ना, पानी ऐसे होता है, पहले पानी यहाँ का ऐसे उठेगा फिर डाउन होगा, फिर यहाँ का उठेगा डाउन होगा, फिर यहाँ का उठेगा डाउन होगा, ऐसे ऐसे करके जाता है लहर के रूप में। तो वो जो लहर जा रहा है ना, जो डिस्टर्बेंस जा रहा है, देखिए पानी उस तरह शांत था, हमने उसमें पत्थर मारा, पानी क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। ये कहीं कि हमने एक एनर्जी उसको दे दिया, अब वो क्या होगा? वो डिस्टर्बेंस पूरा चलते फैलते जाएगा चारों तरफ। आप एक बात नोटिस कीजिए, उसमें भी जो मास होता है वो ट्रेवल नहीं करता। अब आप सोचिएगा कि हमने यहाँ पत्थर मारा है तो क्या यहाँ का पानी इधर तक गया? क्या नहीं जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा वहाँ का पानी इधर उधर हिला हो थोड़ा सा, लेकिन ये पानी यहीं का यही रहता। आप देखोगे गौर, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, देखिए क्या कीजिए, एक नाव कुछ बनाइए। मान लीजिए हमने एक यहाँ नाव बना दिया, जहाँ इसका क्या बोलते हैं, आप एक नाव बना दीजिए कागज का। आप देखिएगा ना, जब पानी फेंकेगा ना इसको दूर, तो नाव वहीं इस तरह डगमगाएगा, मतलब वहीं हिलेगा, एक ही प्लेस पे हिलेगा। ये नहीं कि नाव दबा के लेकर नहीं चला जाएगा। अगर पानी बह रहा होगा तो ये नाव का होता है, दह के चल जाता है, लेकिन आप देखिए ऐसा नहीं होता है। नाव क्या होगा? वहीं थोड़ा सा हिल कर रह जाएगा। यानी क्या हुआ? वो डिस्टर्बेंस यहाँ से चलना शुरू किया, वो एनर्जी हर एक पॉइंट पे वो एनर्जी डिस्टर्बेंस लगा, वहाँ का पानी को थोड़ा सा क्या किया? उठाया है, फिर डाउन हो गया है, फिर वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ गया। तो इसमें जो है ना मास का ट्रांसफर नहीं होता है, केवल क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और वो एनर्जी जो आप देते हैं। तो बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। रस्सी को बांध के ऐसे हमने एक बार किया, डिस्टर्बेंस क्या, यहाँ से शुरू हुआ चल के वहाँ तक चला गया, चला क्या? डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस है नहीं एनर्जी, समझ रहा है ना। मास नहीं चलता, ये नहीं कि पानी यहाँ का वहाँ चला गया, पानी जहाँ का वहीं उठेगा वहीं फिर डाउन हो जाएगा। तो इस तरह आप हम बेसिक डेफिनेशन समझे कि क्या होता है वेव। तो किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, यानी जो डिस्टर्बेंस पैदा होता है वही क्या है? वेव है। जैसे हम बोल रहे हैं, तो मान लीजिए अभी तो आप सुन रहे हैं इसको, इसमें क्या होता है? चेंज होता है, माइक के जो मोबाइल ये सब चेंज करते रहते हैं, और इस टाइप में आप हमको सुन पाते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई आप किसी को चिल्ला रहे हैं, वो सुन रहा है इस तरह, तो कैसे सुन पाता है? तो देखिए हम यहाँ बोल रहे हैं ना, तो यहाँ के जो पार्टिकल है ना ये पूरा वाइब्रेट कर रहा है, इनमें डिस्टर्बेंस हो गया। ये डिस्टर्बेंस फिर आगे बढ़ते बढ़ते जाता है, उसके कानों तक जाता है। वो उसका कान जो है क्या करता है? इस डिस्टर्बेंस को सेंस कर सकता है, बता सकता है दिमाग कि हाँ क्या वो बोल रहा है। तो यही है वेव। तो बेसिक आपको ध्यान रखना है कि किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा वेव क्या है। तो समझे ना। अब हमको जो समझाना है ना, वो समझाना है आपको कि वेव दो प्रकार का होता है। एक है आपका यांत्रिक तरंग और एक है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग का मतलब है ना मैकेनिकल वेव, और विद्युत चुंबकीय वेव। देखिए हम कहे कि मीडियम में डिस्टर्बेंस ला रहा था ना, तो फर्स्ट बात आपको यही ध्यान रखना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इनको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है। माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता, यानी ये बिना मीडियम के भी क्या कर सकते हैं? प्रोपगेशन इनका हो सकता है, ये संचरण कर सकती है। इनको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बिना, अभी हम बता देंगे जब इसको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में ना, क्योंकि इस पर बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, डिटेल बनेगा, इसका हर एक टाइप से क्वेश्चन पूछा है, तो वो हम डिटेल करेंगे, तो वहाँ और डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना। अगर एग्जाम्पल आपको जानना है कि क्या एग्जाम्पल होता है, तो आपको याद रखना है कि जो प्रकाश तरंग होती है ना दोस्त, जितने भी सनलाइट आ रहा है उसमें जो भी वेव आपको देखने को मिलती है प्रकाश तरंग, चाहे वो विजुअल लाइट हो, चाहे आपको माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड हो, रेडियो वेव हो, गामा रेज हो, एक्स रे हो, ये जितने भी रे आती है ना, वो सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग बहुत सारे वेव से मिलकर बना है। आप जानते होंगे जो सनलाइट सन से आता है, तो ये सब क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। लेकिन बात करें यांत्रिक तरंग का, तो आपको याद रखना है इसको गमन करने के लिए, संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी बिना माध्यम के हम जो यांत्रिक तरंग है ना, वो प्रोपगेशन उनका नहीं हो सकता है, कोई ना कोई मीडियम चाहिए। इसलिए ध्यान रखिए ये निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। निर्वात यानी वैक्यूम जहाँ कुछ नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसीलिए तो सन का लाइट हमारे पास क्या होता है? आसानी से पहुंच सकता है। लेकिन दोस्त
जो यांत्रिक तरंग है ना, इसको माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो बताइए, जब ये माध्यम की जरूरत पड़ती है तो क्या ये निर्वात में गमन करेगा? क्या नहीं करेगा। इसलिए जो यांत्रिक तरंग होती है ना, मैकेनिकल वेव्स, वो निर्वात में गमन नहीं करती है, यानी वैक्यूम जहाँ कुछ नहीं वहाँ गमन नहीं करेगा। अब एक बात बताइए, बात करें एग्जाम्पल का कि यांत्रिक तरंग का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो अभी जितना बात हम बताए हैं एग्जाम्पल से, जो भी हम समझाएं आपको, वो सब हमने मीडियम लेके ही समझाया। चाहे एक टाइट रस्सी बांध के उसको हमने ऐसे हिला दिया तो वे वैसे ऐसे करते करते वहां तक चला गया। अच्छा, शांत पानी में हमने एक पत्थर डाल दिया तो उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो गया तो लहरें बन गई, वो चलने लगी। समझ रहे हैं ना। अच्छा, साउंड हम जो बोल रहे हैं तो यहाँ का क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल है ना, वो वाइब्रेट करके वहां तक पहुंच रहे हैं। तो तीनों एग्जाम्पल इसमें हो सकता है। नहीं, अगर हम बात करें यांत्रिक तरंग का तो ध्वनि भी हो जाएगा, ध्वनि, साउंड वेव भी हो जाएगा आपका, पानी के सतह का लहर, और लिख लीजिएगा किसी रस्सी को टाइट पकड़ के उसको ऐसे हिलाने पे जो बनता है लहर, वो क्या है भाई? यांत्रिक तरंग। यानी ध्यान से समझिए कि इसमें जो होता है ना, मीडियम की जरूरत है, मीडियम की जरूरत है। देखिए, हम यहाँ बार बार लिख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ मास नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपको ने किसी को, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा है, आपको किसी को मारना है, ठीक, मान लीजिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं, ठीक, आपका दुश्मन 10 आदमी के बाद है, आगे हो, उसको मारना है। दो तरीका है। अगर बकलोल आदमी है तो क्या करेगा? उठाएगा पत्थर, चला के मार देगा। तो उसमें क्या हुआ है ना, उसमें भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मास भी ट्रांसफर हो रहा है। आपने उस पत्थर को भी तो मारा, पत्थर गया ना वहां से वहां, तो मास भी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, जो आदमी मान लीजिए बहुत सारे, हम कहे लाइन में खड़े हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से, बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हैं, ठीक, आपने यहाँ है, आप यहाँ है, आपने एक को धक्का दिया इसको, तो ये गिरेगा इस पे, ये गिरेगा इस पे, ये गिरेगा इस पे, ये गिरेगा इस पे, इसको लग गया चोट। ये मान लीजिए इधर पोलो है, इसमें जाकर लड़ गया, सिर फूट गया इसका, तो ये कहेगा इस, ये धक्का दिया, क्या धक्का? तो बताइए यहाँ क्या चला? यहाँ से क्या इसको मारने के लिए वहां जाना पड़ा? नहीं ना। तो मास का तो ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर किया, यही डिस्टर्बेंस है। अब कैसे हुआ? तो डिस्टर्बेंस है, एनर्जी की वजह से। ये इसको धक्का दिया तो डिस्टर्बेंस चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, मास नहीं चलता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये वेव ही है, वेव का ही एग्जाम्पल है ये सारा बात। तो आपको ध्यान रखना है कि यांत्रिक तरंग क्या क्या होता है। माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगा, निर्वात में गमन नहीं कर सकते। इसलिए जो साउंड है ना, अगर आप चलिए अंतरिक्ष में या चांद पे, तो वहाँ बोलने पे साउंड नहीं सुनाई देता है, क्योंकि जो वहाँ चंद्रमा है ना, वहाँ वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि साउंड गमन नहीं कर सकता है, उन्हीं उसका प्रोपगेशन नहीं हो सकता है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। अच्छा दोस्त, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया। अब हम बताएंगे आपको अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग। तब तक देखिए, और जो ध्वनि है ना, ध्वनि तो इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तब तक आप इसको लिख सकते हैं, या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब बताते हैं कि यांत्रिक तरंग जो होता है ना, वो भी दो प्रकार का होता है। देखिए, यांत्रिक तरंग किसे कहता है? अभी जस्ट बताया कि जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत हो। अब देखिए, जब माध्यम की जरूरत है ना, तो उसको भी हम आगे दो तरह का में बांट सकते हैं, दो प्रकार में बांट सकते हैं। फर्स्ट हमारा है कि अनुप्रस्थ तरंग, और सेकेंड अनुदैर्ध्य, यानी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। दो किसका प्रकार होता है? यांत्रिक तरंग का। अगर हम बात करें अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, तो पहले देखिए, डेफिनेशन समझने से पहले आप अनुप्रस्थ के लिए एक वीडियो देखिए, ठीक, जो वीडियो शुरू में ही हमने दिखाया था, इस क्लिप को आप देखिए पहले। आपने क्या देखा? एक स्लिंकी है, ऐसे करके, ऐसे करके एक स्लिंकी है, ठीक। हमने यहाँ से इसको बांध रखा है, यहाँ से जैसे इसको हम ऐसे झटका दे रहे हैं, तो क्या होगा? ये स्लिंकी यहाँ पहले यहाँ ऊपर उठेगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ का उठेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर यहाँ का उठेगा, फिर ये नीचे, फिर यहाँ, फिर आप ऐसे देखोगे, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? वेव जाएगा। तो आपने एक बात नोटिस किया है कि ये मान लीजिए माध्यम है, ये इसके कण हो गए, पार्टिकल हो गए। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो माध्यम है ना, वो माध्यम का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ है। और लेकिन जो हमारा वेव है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि वेव यहाँ से डिस्टर्बेंस शुरू हुआ, यहाँ से फिर जाएगा डाउन होते होते यहाँ तक आ गया, यानी वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो इस डायरेक्शन में जा रहा है।
और वेव का पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वेव का पार्टिकल जा रहा है वाई डायरेक्शन में और ये जा रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो ये जो होता है ना 90 डिग्री का, इसी को कहते हैं लंबवत। लंबवत नहीं 90 डिग्री कोण। आप देख रहे हैं कि एक जा रहा है ऊपर ऐसे और एक जा रहा है इधर, तो ये कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। तो यही बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपका अनुप्रस्थ तरंग होते हैं ना, ट्रांसवर्स, उनमें माध्यम के कण जो होते हैं ना, वो तरंग संचरण के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। यानी अगर वेव जा रहा है इस डायरेक्शन में, वेव जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो पार्टिकल है ना वो क्या होंगे, ऊपर नीचे कंपन करेंगे। ये यूं कहिए कि खाली ऊपर जाएगा चाहे नीचे जाएगा, या ऊपर नीचे दोनों जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यही बात हम आपको स्लिंकी में आपने देखा कि जैसे हमने यहाँ से झटका दिया, ये यहाँ का जो स्लिंकी ऊपर उठेगा, फिर ये डाउन आएगा, फिर ऊपर उठेगा डाउन आएगा, ऊपर उठेगा डाउन आएगा। तो इसी तरह जो इसका डायरेक्शन है हमारा माध्यम का कण किधर ये हो रहा है, तो ऊपर, और ये किस डायरेक्शन में रहता है, इधर, यानी दोनों लंबवत होते हैं। तो यही लिखा है अनुप्रस्थ। इसमें माध्यम का कण तरंग संचरण के दिशा के लंबवत गमन करते हैं। देखिए अब बात करें एग्जाम्पल का, तो देखिए आपको एग्जाम्पल क्या ध्यान रखना है। जो हमारी प्रकाश तरंग होती है ना, यानी प्रकाश में जो भी हम बताए थे, जितने भी, ये कहिए कि ये क्या होता है प्रकाश तरंग, ये आपका है अनुप्रस्थ। क्या अनुप्रस्थ है, यूँ कहिए कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जितने उसमें सब आता है, ट्रांसवर्स हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, वो सब क्या है, अनुप्रस्थ है। सेकंड जो आपको ध्यान पर रखना एग्जाम्पल, वो है कि पानी के सतह पर बनी तरंग, यानी जो तरंग पानी के सतह पर बनेगा ना, मान लीजिए आपने पानी में एक ढेला फेंक दिया, तो क्या करेगा, उस पर वेव बना, तो वो वेव भी कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। क्यों, क्योंकि देखिए वो पानी जो है पार्टिकल ऊपर जाता है, ऐसा ऐसा करके चलता है ना। तो आप देख रहे हैं ये जो तरंग संचरण का डायरेक्शन है इस तरह फैल रहा है। आपने यहाँ से पत्थर मारा, इस तरह फैलेगा, नहीं हर एक डायरेक्शन में जा रहा है। पानी क्या होता है, ऊपर उठता है डाउन होता है, ऊपर उठता है डाउन होता है। तो देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बनाना, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड में याद रखना है कि कोई आप रस्सी ले लीजिए, रस्सी को इस तरह टाइट पकड़ के इस तरह झटका दीजिए, तो भी क्या होगा, जो वेव है इस तरह करके तो आगे बढ़ेगा, लेकिन रस्सी का जो है किस डायरेक्शन में कंपन करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, वो भी 90 डिग्री का हुआ। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि कोई टाइट रस्सी बना है, उसमें हमने एक अगर झटका दे दिया, तो उसमें जो वेव बनेगा ना वो भी क्या होगा, अनुप्रस्थ होगा। तो ये बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। बेसिकली एग्जाम्पल क्या होता है, ध्यान पूछा जाता है। अब हम बात करें आपको अनुदैर्ध्य का, तो देखिए जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है ना, इसको भी समझने से पहले आप ये पहले एक वीडियो क्लिप देखिए, फिर आसानी से आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो आपने क्या देखा, आप देखिए कि कोई स्प्रिंग है या स्लिंकी है, स्लिंकी ही ले लीजिए, ठीक, वो सीधा है, इस टाइप का है, ऐसे है, इस टाइप का है कोई स्लिंकी, ठीक। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, उसको खींच के छोड़ रहे हैं, ये यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ बंधा हुआ है, हमने इसको यहाँ से खींचा छोड़ा। तो आपने क्या देख रहे थे कि पहले यहाँ इकट्ठा होता है बहुत ज़्यादा, फिर आता है यहाँ इकट्ठा होता है, फिर आता है यहाँ, मतलब क्या हो रहा है कि हर एक पॉइंट पे इकट्ठा हो के आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना। पहले यहाँ का बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, यानी यहाँ नज़दीक हो गया, फिर यहाँ चलेगा, फिर यहाँ बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया, फिर यहाँ नज़दीक हो गया, ऐसे ऐसे करके ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वेव इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, वेव का डायरेक्शन क्या है, ये भी है। अच्छा, जो माध्यम का कण है, पार्टिकल है, उनके संचरण होने की दिशा किधर है, तो उनका संचरण होने का दिशा भी इधर है, क्योंकि देख रहे हैं कि ये जो स्लिंकी है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब की बार अप डाउन नहीं जा रहा है, अब की बार उसी पे कभी नज़दीक आ जा रहा है, कभी फिर दूर, फिर नज़दीक, फिर दूर जा रहा है। तो कण के संचरण का दिशा भी क्या है, ये है। तो इस हम क्या कह सकते हैं कि इसमें माध्यम का कण तरंग संचरण के दिशा के समानांतर गमन करता है, यानी जिस डायरेक्शन में माध्यम का कण जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वेव भी क्या होगा, चलेगा। तो ये चीज़ें आप स्लिंकी में देख सकते हैं या स्प्रिंग में। स्प्रिंग तो बेसिकली तो देखिए हम यहाँ एग्जांपल में अगर ध्यान रखें कि कौन कौन आता है, तो सबसे जो
ये एग्जाम्पल वो ध्वनि। साउंड जो है ना हमारा क्या है, अनुदैर्ध्य है, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो क्या होता है कि देखिए बहुत सारे हवा का पार्टिकल है। हवा का क्या पार्टिकल है, मान लीजिए यहाँ से कोई बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से साउंड आ रहा है, यहाँ से आ रहा है मान लीजिए साउंड। अब इधर बहुत सारे हवा का पार्टिकल है, तो पहले क्या होगा कि हवा का पार्टिकल इस तरह नज़दीक होंगे, फिर क्या होगा कि थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, फिर क्या होगा कि बहुत इस तरह नज़दीक होंगे, फिर क्या होगा थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे। तो ऐसे कर करके क्या होता है, गमन करता है। यानी पहले यहाँ से बहुत ज़्यादा ये इधर से जाएगा, वेव एक जगह इकट्ठा होगा, फिर दूर होगा, फिर इकट्ठा होगा। तो ये क्या है, देख रहा है कि वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है और माध्यम का कण भी सीधे इसी तरह डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहे हैं, तो अनुदैर्ध्य होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है ना, ये किस इसमें क्या होता है, तो विरलन और संपीड़न होता है। ध्यान रखना है, इसमें विरलन और संपीड़न होता है। अब क्या है विरलन, क्या है संपीड़न, तो देखिए जब इसके कण, हवा के कण एक जगह इकट्ठा हुए हैं तो संपीड़न हुआ है, यानी कंडेंस हो गए हैं, और जब दूर गए हैं तो विरलन हो गया। तो ध्यान रखना है कि विरलन और संपीड़न आपको देखने को मिलता है किसमें, अनुदैर्ध्य तरंग में। और खास करके जो ध्वनि है इसी माध्यम, इसी चीज पे क्या करती है, आगे बढ़ती है। ठीक, तो जब भी आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, ये कोई इस लिंकी को पकड़ के खींचा जाए, तब भी आपको क्या देखने को मिलेगा, तो कैसा बनेगा, अनुदैर्ध्य। अब ध्यान रखिए जो ध्वनि है ना, ये अलग अलग तरह का इसमें चीज होता है। अगर ध्वनि हम पानी के सतह पे ध्वनि का देखें कि ध्वनि क्या है, तो पानी के सतह पर अनुप्रस्थ की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ये ध्वनि में हम जानेंगे, इसमें 2-3 बात है, एक्सेप्शन में देखा जाता है, वो ध्वनि के चैप्टर में देखेंगे। तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ आपका हो गया। अब हम वेव से रिलेटेड जो भी बेसिक जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, और फिर तरंगदैर्ध्य क्या होता है, फिर इस वेव का चाल कैसे निकालते हैं, वो चीज़। तरंगदैर्ध्य किसे कहता है, आवृत्ति किसे कहता है, और आयाम किसे कहता है, फिर रिलेशन हम कैसे चाल निकाल सकते हैं वेव का। तो देखिए तरंगदैर्ध्य किसे कहते हैं, वेवलेंथ। तो डेफिनेशन क्या है समझिए, कि दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्तों के बीच का जो दूरी होता है ना, वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। देखिए अब श्रृंग और गर्त किसे कहते हैं, ये आप समझिए। मान लीजिए हमने कोई वेव यहाँ से प्रोपगेट कराया, ऐसे ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे, ठीक, ऐसे। तो देखिए इस जो ऊपर वाला ऊपर बनता है ना, इसको हम कहते हैं श्रृंग, इसको हम क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसको श्रृंग कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं क्या, तो क्रेस्ट, क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। इंग्लिश में क्रेस्ट कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। जो नीचे सबसे नीचे जो आया है वेव, ये इसको हम कहते हैं गर्त। गर्त यानी नीचे, गर्त गड्ढा। और इसको ट्रफ कहते हैं, किसमें, इंग्लिश में, ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ। तो देखिए हम डेफिनेशन लिखवाए हैं कि दो लगातार क्रस्ट, यानी एक के बाद एक, दो लगातार क्रस्ट हो चाहे दो लगातार आपका ट्रफ हो, उन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है, तरंगदैर्ध्य कहलाता है। यानी वेव लेंथ, वेव का कितना लेंथ है, यानी कितना डिस्टेंस के बाद वेव क्या कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है, मैं भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ से दो लगातार क्रस्ट तो या श्रृंग, तो आप देख रहे हैं एक क्रस्ट यहाँ और इसके बाद एक क्रस्ट यहाँ बना है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही कहलाएगा आपका वेवलेंथ। क्या कहलाएगा दोस्त, तो वेवलेंथ कहलाएगा। वेवलेंथ को ध्यान रखिए, हम लेमडा से डिनोट करते हैं, किससे, लेमडा से। तो ये है आपका वेवलेंथ। देखिए हम ये भी बोल सकते हैं कि दो लगातार गर्त के बीच का, एक फर्स्ट गर्त यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो ये जो डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना, ये भी क्या कहलाएगा हमारा, तो ये भी कहलाएगा लेमडा। और ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा, ये भी लेमडा कहलाएगा, यानी वेवलेंथ कहलाएगा, तरंगदैर्ध्य कहलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब वेव होता है अपना एक चक्कर पूरा करता है और जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। तो वेव यहाँ से निकला, चलते 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 फिर नीचे, फिर शुरुआत देखिए यहाँ आके कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये भी क्या है, वेवलेंथ, ये भी लेमडा ही होगा। तो यही लेमडा होता है, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप समझे कि वेवलेंथ किसे कहता है। अब हम बता रहे हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए लिखे 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या, यानी 1 सेकेंड में जितना बार वेव रिपीट करता है वो क्या कहलाता है, आपका फ्रीक्वेंसी कहलाता है, यानी आवृत्ति कहलाता है। 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या, यानी 1 सेकेंड में वेव कितना बार रिपीट किया है, कितना चक्कर लगा दिया है, वही क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी है। तो मान लीजिए हमने कहा कि किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब कि वो जो वेव होगा ना 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाएगा। अच्छा 10 चक्कर कब पूरा होगा, जब इसको और इसको जोड़ेंगे तब, यानी एक बार ऊपर जाएगा और एक बार नीचे आता है ना, तब एक चक्कर पूरा होता है, एक साइकिल पूरा होता है। कब, जब एक बार ऊपर जाएगा और एक बार नीचे आएगा। तो ये दोनों मिला के, दो मत समझिए, अभी एक चक्कर हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो
तो एक चक्कर यहाँ और एक चक्कर यहाँ। अगर हम इसका पूछते कि इसका बताओ वेवलेंथ कितना हो, तो आप कितना बोलते हो? 2 हर्ट्ज बोलते, क्योंकि यहाँ से देखिए टोटल कितना, देखिए 1 2, इसको मिला के 1 हो गया, 1 साइकिल पूरा, और इसको मिला के 1 साइकिल पूरा। तो टोटल कितना साइकिल पूरा किया 1 सेकंड में? 2 साइकिल थे। इसका जो फ्रीक्वेंसी है कितना हर्ट्ज हो जाएगा? 2 हर्ट्ज। तो देखिए 2 हर्ट्ज, जब आप बोलते हैं ना किस चीज़ का फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब कि जो वेव है ना 2 बार ऊपर गया होगा, यानी 2 स्ट्रिंग बना होगा और 2 ही क्रस्ट बना होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि 2, एक ऊपर और एक नीचे वाला मिला के क्या होता है, हमारा एक आवृत्ति कंप्लीट होता है। आवृत्ति को हम एक और बात ऐसे भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि किसी कण से या किसी बिंदु से या पॉइंट से 1 सेकेंड में गुजरने वाली वेव की संख्या। देखिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ से वेव जा रहा है, हमने कहा कि इस पॉइंट से 1 सेकेंड में जितना इधर से वेव जा रहा है, इस पॉइंट पे 1 सेकेंड में जितना वेव इधर से क्रॉस करेगा, और एक वेव कब मिला के होता है? तो एक स्ट्रिंग और एक गर्त मिला के होता है। जितना वेव 1 सेकेंड में पास करेगा वही क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी होगा। तो इस तरह भी फ्रीक्वेंसी को हम डिसाइड कर सकते हैं। तो आप समझे फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 सेकेंड में जितना बार कोई अप डाउन कर ले वेव, या जितना चक्कर लगा ले, जितना बार रिपीट कर ले, वो क्या कहलाता है? हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, ये न्यू का सिंबल है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ बात ध्यान रखना है इससे, कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है ना, आवृत्ति जो होता है ना आपका, आवृत्ति ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, ऊर्जा के, यानी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। किसी वेव के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? वेव बहुत तेजी में क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। यानी ये कहे कि बहुत तेजी में जो उसका ऑसिलेशन है ना, जो दोलन है, कंपन, वो क्या होगा? बहुत तेजी में कंपन करेगा। कब? जब एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। बहुत ज़्यादा जोर से बोलिएगा तो जो यहाँ का वाइब्रेशन पार्टिकल है हवा को क्या होगा? बहुत तेजी में वाइब्रेट करेंगे। तो एनर्जी अगर ज़्यादा है, आवृत्ति ज़्यादा है, तो समझिए एनर्जी ज़्यादा। और आवृत्ति यानी कितना रिपीट कर रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आवृत्ति अगर बढ़ गया किसी चीज़ का, एनर्जी बढ़ जाएगा। आवृत्ति कम है तो समझिए उसका एनर्जी क्या है? कम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखना है कि जो आपका आवृत्ति होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंग दैर्ध्य के। यानी कहने का मतलब समझिए कि आवृत्ति बढ़ा दीजिए, यानी आप किसी वेव का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ कम होगा। देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 था तो वेवलेंथ, जिससे समझिए, समझा रहा है। मान लीजिए यहाँ से एक वेव चला, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे 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 क्या करेगा? ऐसे 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 रिपीट करेगा। ये यू रुकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए ज़्यादा है तो ऐसे 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 रिपीट करेगा। तो देख रहा है कि वेवलेंथ कम है, यहाँ से यहाँ तक का वेवलेंथ इतना ही है। लेकिन अगर आप इसका आवृत्ति कम है तो आराम से क्या करेगा? वेव ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आवृत्ति बढ़ जाता है ना तो वेवलेंथ घट जाता है। वेवलेंथ घटा यानी जो समझिए कि वेव तेजी में ऑसिलेट कर रहा है, नहीं वाइब्रेट कर रहा है, तो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ज़्यादा डिस्टेंस मतलब यहाँ नहीं जा सकता है। तो आवृत्ति जो होता है तरंगदैर्ध्य के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा। तो यहाँ से हमें भी लिख सकते हैं कि जो एनर्जी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंगदैर्ध्य के, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आवृत्ति इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी के, तो यहाँ एनर्जी भी लिख सकते हैं। यानी अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो तेजी में क्या करेगा? कंपन करेगा। ये बात आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब हम बता रहे हैं आपका आयाम क्या होता है। देखिए आयाम समझिए, यहाँ से मान लीजिए वेव यहाँ से यहाँ आया, ऐसे 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 आ रहा है, ठीक। तो आयाम बताया गया है कि मध्य कण के मध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। यहाँ से अगर पार्टिकल जो वेव है चलना शुरू किया है तो ये मध्य स्थिति है, कण का मध्य, यानी बीच वाला भाग यही नहीं, जो लाइन है बीच में है, क्योंकि जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे आ रहा है। तो इस मध्य से जो महत्तम विस्थापन यानी मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, जो ये हाइट है, मैक्सिमम कहाँ तक है? यहाँ तक। और ये जो हाइट है ना, यही हाइट वो क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम, एम्पलीट्यूड। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना पार्टिकल का मिड पॉइंट से, वही क्या कहलाता है? आपका आयाम कहलाता है। ध्यान रखना, इसको ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से।
बताएंगे साउंड में इससे बहुत सारे रिलेटेड प्रॉपर्टी साउंड के आते हैं, लाइट के आते हैं। लाइट के जिस लाइट का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चमकता है, जिस साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उसमें बेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब आ गया आपका रिलेशन। देखिए यार, रिलेशन बताने से पहले हम एक और चीज़ बता देते हैं, आवर्तकाल, क्योंकि आवृत्ति और आवर्तकाल सेम है। देखिए सेम नहीं है, मतलब उल्टा है। आवर्तकाल जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। देखिए क्या होता है टाइम पीरियड। आवर्तकाल ये होता है ना कि एक दोलन करने में जितना टाइम लगता है ना वही टाइम पीरियड है। ध्यान से समझिए, ये कहिए एक दोलन करने में लगा समय, यानी एक दोलन करने में जो समय लगता है वही क्या होता है, आवर्तकाल होता है। अब एक बात बताइए, हम क्या कहते हैं आवृत्ति में कि जितना एक सेकंड में जितना दोलन करे वो क्या है, आवृत्ति है। तो मान लीजिए किसी चीज़ का आवृत्ति है 20, और एक बात और, आवृत्ति का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है, आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, हर्ट्ज होता है। देखिए किसी वेव का ऐसा यूनिट जो आवृत्ति वो कितना है भाई, 20 है, 20 हर्ट्ज है। तो इसका मतलब हुआ कि एक सेकंड में कितना जाएगा भाई, 20 चक्कर मार देगा, 20 दोलन करेगा। आवृत्ति का मतलब है ना, तो एक दोलन करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/20 सेकंड लगेगा ना, क्या लगेगा, 1/20 सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि ये आवर्तकाल बराबर क्या है, तो 1/आवृत्ति। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1/आवृत्ति। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो अगर आवर्तकाल, किसी चीज़ का आवर्तकाल ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी वेव का आवर्तकाल ज़्यादा है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। आवर्तकाल ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है वो क्या होता है, आपका आवर्तकाल होता है। और एक सेकंड में जितना चक्कर मार दो वो क्या होता है, आवृत्ति होता है। तो आवृत्ति बढ़ जाएगा तो ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। आपको क्या करना है, ये बात ध्यान रखना है। अब रिलेशन होता है जिससे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वेव का चाल निकाल सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल इससे बनता है कि देखिए तरंग की चाल बराबर फॉर्मूला होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति इंटू क्या होता है, तरंग दैर्ध्य, तरंग की चाल। यानी अगर आप वेव का स्पीड निकालना चाहते हैं तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी में क्या कर दीजिए, उसके तरंग दैर्ध्य से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तरंग की चाल निकल जाएगा। देखिए क्यों, तरंग की चाल क्या होता है, तो एक सेकंड में तय की गई दूरी या एक घंटा में तय की गई दूरी, एक सेकंड में तय की गई दूरी, कुछ देर के समझा रहे हैं। एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही क्या होगा, स्पीड होगा। अच्छा एक सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा वो आवृत्ति होगा। तो आवृत्ति हमने लिख दिया कि एक सेकंड में इतना चक्कर लगाएगा, और एक चक्कर में डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है तरंग दैर्ध्य होता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि आवृत्ति में तरंग दैर्ध्य से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा एक सेकंड में कितना दूर गया वेव, वही क्या है, तरंग की चाल है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, फिर साउंड के बारे में। तो वीडियो को पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।